आज हम बात करने वाले फैराडे के नियम के बारे में। हाँ देखो, फैराडे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विद्युत अपघटन से संबंधित दो नियम दिए। आपका पहला नियम दिए, दूसरा नियम दिए, दोनों नियम को आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो फैराडे ने क्या किया, जो आपका प्रथम नियम था, प्रथम नियम ऐसा था कि यदि इस प्रकार से हम क्या बनाए, ये हो गया आपका विद्युत अपघटन पात्र जिसमें हम विद्युत अपघटन कराते हैं, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, दो इलेक्ट्रोड लेते हैं इस प्रकार से। दो इलेक्ट्रोड लिए और इसे मैंने एक बैटरी की सहायता से जोड़ दिया इस प्रकार से। इस पे कौन सा रहता है, पॉजिटिव चार्ज, इस पे कौन सा रहता है, नेगेटिव चार्ज। हाँ, और मैंने यहाँ क्या कर लिया, आपका एक आपका विद्युत अपघट्य ले लिया, और वो विद्युत अपघट्य में मान लेते हो क्या है, NaCl है। कौन सा है, NaCl, गलित NaCl है। कौन सा NaCl है, गलित NaCl है। तो जैसे मैं विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, क्या प्रवाहित करूंगा, विद्युत धारा I प्रवाहित करूंगा, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा आपका, पॉजिटिव, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा आपका, नेगेटिव। जब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। चूंकि ये जो है किससे जुड़ा है, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये क्या कहलाएगा आपका एनोड। ये कौन से टर्मिनल से जुड़ा है, नेगेटिव, तो ये कहलाएगा आपका कैथोड। तो जैसे हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा। अब बताओ NaCl किसमें टूट जाता है, आपका Na+ में और Cl- में। अब बताओ Cl- कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव के पास जाएगा। ये क्या पॉजिटिव है, ये किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास जाएगा। अब यहाँ पर देखना, यदि इस पे कम आवेश उत्पन्न होगा, ऐसा तो नहीं है कि ये जो आपका NaCl है, जो आपका Na+ और Cl- है, वो केवल एक ही है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे Na+ है, बहुत सारे Cl- है। अब यदि बहुत सारे Cl- होंगे, बहुत सारे Cl- होंगे, तो यहाँ पर भी आवेश क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पर धनावेश जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा Cl- आएंगे। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कितने आपकी 100 NaCl है, 100 NaCl है, तो 100 NaCl 100 Na+ और 100 Cl- में टूट जाएंगे। अब यदि आवेश कम रहा तो ये 100 Cl- को तो अपने पास में बुला सकता ना, वो केवल कितने को बुलाएगा, वो केवल या तो 50 को बुला पाएगा, 60 को बुला पाएगा, बाकी तो बचे रहेंगे। उसी प्रकार से यदि इस पर आपका क्या रहा, कम आवेश रहा, तो ये 100 Na+ को तो यहाँ बुला नहीं पाएगा, वो केवल या तो 50 को या 60 को बुला पाएगा, क्योंकि आपका कम आवेश है। लेकिन यदि अधिक आवेश रहा तो वो अधिक से अधिक Cl- को बुला लेगा। यदि अधिक आवेश रहा तो अधिक से अधिक Na+ को बुला लेगा, और पूरे वहां पर जाते क्या कर देंगे, अपने पदार्थ में क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। मतलब कि पहला नियम यही है कि इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है, क्योंकि देखो जैसे आपका Cl- यहाँ जाएगा, किस में बदल जाएगा, वो Cl2 में बदल जाएगा। जैसे Na+ यहाँ पर जाएगा, वो किस में बदल जाएगा, आपके Na में बदल जाएगा, मतलब सोडियम में बदल जाएगा। मतलब यहाँ पर कौन सा पदार्थ मुक्त होगा, आपका क्लोरीन गैस, और यहाँ पर कौन सा पदार्थ मुक्त होगा, आपका सोडियम प्राप्त होगा। अब ये जो मुक्त होने पदार्थ की मात्रा जो आपकी W है, जो मुक्त होने पदार्थ की W है, वो किसके अनुक्रमानुपाती, आपके Q के अनुक्रमानुपाती। किसके अनुक्रमानुपाती, Q मतलब आवेश। मतलब कि यहाँ पर आवेश जितना अधिक होगा, यहाँ पर आवेश जितना अधिक होगा उतने ही अधिक Cl- यहाँ पर आ पाएंगे, उतने अधिक Cl- यहाँ पर आ पाएंगे, और जितने अधिक Cl- आ पाएंगे उतने ही ज्यादा क्लोरीन गैस बनाएंगे। मतलब मुक्त पदार्थ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आवेश जितना ज्यादा होगा, Na+ उतने ही आ पाएंगे, Na+ उतने ही आएंगे, और जितने अधिक Na+ आएंगे वो उतने ही किस में बदलेंगे, सोडियम पदार्थ में बदल जाएंगे। तो उतना ही हमें सोडियम क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, मतलब मुक्त पदार्थ हमें ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यदि इन इलेक्ट्रोडों पर आवेश का मान ज्यादा होगा, इन इलेक्ट्रोडों पर आवेश का मान ज्यादा होगा, तो जो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है इलेक्ट्रोडों पर, वो भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो यही है कि जब विद्युत अपघटन की अभिक्रिया कराई जाती है, प्रथम नियम यह है कि विद्युत अपघटन की अभिक्रिया के दौरान, जब विद्युत अपघट्य का क्या होता है, विद्युत अपघटन होता है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W प्रवाहित आवेश Q के क्या होती है, समानुपाती होती है। क्योंकि देखो हम बैटरी की सहायता से क्या प्रवाहित करेंगे, आपकी विद्युत धारा। अब विद्युत धारा कब प्रवाहित होती है, जब आपका आवेश क्या होता है, चलता है। यदि आवेश रुका हुआ है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। यदि आवेश गति करता है तभी क्या होती है, आपकी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक प्रकार से ये विद्युत धारा नहीं चल रही है, क्या चल रहा है, आपका आवेश चल रहा है। तो आवेश चल रहा है, उसे हमने किसका नाम दिया, विद्युत धारा। तो जब आपका आवेश इस प्रकार से चलता है तो धनावेश भी उतना ही बढ़ता है और ऋणावेश भी आपका उतना ही अधिक बढ़ता है। तो जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने पदार्थ की मात्रा वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब विद्युत अपघटन की अभिक्रिया के दौरान
प्रत्येक इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W उस विलियन में से प्रवाहित आवेश की क्या होती है, समानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात Q का मान जितना ज्यादा होगा W का मान उतना ज्यादा मिल जाएगा। W का है मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, Q क्या है, आवेश है। तो देखो जैसे हम क्या पढ़ाएंगे, हटाएंगे समानुपातिकता का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है Z। क्या आता है आपका, Z आ जाता है, एक कांस्टेंट है और ये आपका Q जैसा का वैसा बना रहता है। अब जहां पर बात आती है Z क्या है, तो Z होता है आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z क्या होता है आपका, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये क्या है, नियतांक। जैसे हम नियतांक लेते हैं ना K को, तो यहाँ पर नियतांक K नहीं आएगा, यहाँ पर नियतांक आएगा Z और वो Z क्या कहलाएगा आपका, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो यदि हम बात करें प्रथम नियम की तो वो क्या है, W इज इक्वल टू ZQ। ये आपका फैराडे का प्रथम नियम, W इज इक्वल टू ZQ, जहां पर Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, Q क्या है आपका आवेश है और W क्या है, मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है। अब देखो एक फॉर्मूला पढ़े थे हमने, धारा बराबर कितना होता है आपका, आवेश बटा समय। धारा बराबर आवेश बटा समय, मतलब कि I बराबर Q अपॉन T होता है। अब यदि यहां से मैं Q का फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो T को इधर भेज दूंगा, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I इंटू T। T को मैंने इधर भेज दिया तो Q बराबर कितना हो गया, IT। तो मैं इस Q के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, आपका IT लिख सकता हूँ। तो W बराबर कितना हो जाएगा, Z IT। तो ये हो जाएगा आपका प्रथम नियम का ही थोड़ा प्रवर्धित रूप। W इज इक्वल टू Z IT, जहां पर I क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा मतलब कि किस में लेना है उसे, हमें एम्पियर में लेना है, हमेशा एम्पियर में लेना है। T मतलब समय। अब समय को साथियों किस में लेना है, आपको सेकंड में लेना है, मिनट या घंटों में नहीं लेना है, सेकंड में लेना है। Z होता है कांस्टेंट और W होता है मुक्त होने पदार्थ की मात्रा। तो ये हो गया आपके फैराडे का प्रथम नियम। अब कई बार यदि हमें विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा बनानी है तो हम क्या करेंगे, यदि विद्युत रासायनिक तुल्यांक एक प्रकार से W ही तो है। कब, जब हम I को भी क्या कर दे, एक कर दे और T को भी क्या कर दे, एक कर दे, तो जो आपका Z है वही किसके बराबर हो जाएगा, W। देखो कैसे, W बराबर Z, I की वैल्यू 1, T की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 1, तो 1 इंटू Z कितना हो जाएगा, Z। मतलब कि एक प्रकार से जो आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक है ना, वो क्या है आपका W है। W मतलब मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा। लेकिन कब है, जब आपकी विद्युत धारा भी एकांक हो और आपका T भी क्या हो, एकांक हो। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जब आपकी एकांक एम्पियर की विद्युत धारा, एकांक एम्पियर की विद्युत धारा एकांक समय तक किसी विलयन में से प्रवाहित होती है, किसी विलयन में से प्रवाहित होती है, तब प्रत्येक इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो जाती है। जब एकांक एम्पियर की विद्युत धारा एकांक समय तक किसी विलयन में से प्रवाहित होती है, तब प्रत्येक इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा ही क्या हो कहलाती है, आपकी विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। हाँ, तो ये हो गया आपका फैराडे का प्रथम नियम। अब हम बात करेंगे फैराडे के द्वितीय नियम के बारे में। देखो हमने ले लिए 3 विद्युत अपघटनीय विलयन। इसमें जो आपका विद्युत अपघट्य भरा है वो अलग भरा हुआ है, चाहे तो हम NaCl का ले सकते हैं। इसमें जो विद्युत अपघट्य भरा है वो अलग भरा है, ZnSO4 का। इसमें ले लेते हैं हम CuSO4 का। तो 3 विद्युत अपघटनीय विलयन है जिसमें कि अलग अलग विद्युत अपघट्य भरे हुए हैं। ये जो आपके जितने भी पहले आपके दिख रहे इलेक्ट्रॉन वो सभी क्या है, एनोड, क्योंकि ये सभी जो है किससे जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। जबकि ये सभी भाग के आपके कैथोड है, क्योंकि ये सभी किससे जुड़े हुए, आपके ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। हाँ, अब यदि मैं क्या करूं, विद्युत धारा प्रवाहित करूं, और इस प्रकार विद्युत धारा प्रवाहित करूं कि इसमें से जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है वो क्या है, एक समान है। मतलब कि इसमें से यदि भी I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें से भी कितनी हो रही होगी, I ही, और इसमें से भी कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी, I ही प्रवाहित हो रही होगी। तो यदि मैं एक समान विद्युत धारा एक समान समय तक, मतलब जो समय है वो भी क्या है, इक्वल है। यदि मैं एक समान विद्युत धारा एक ही समय तक प्रवाहित करूं, तब यदि मैं इस इलेक्ट्रोड के लिए आपका फैराडे का प्रथम नियम लगाओ तो वो क्या हो जाएगा आपका, मैं मान लेता हूं कि जो आपका W का वो क्या हो जाएगा, W1 हो जाएगा। जो आपका Z है वो क्या हो जाएगा, आपका Z1 हो जाएगा। और जो आपका I है वो तो क्या है, इसके लिए भी समान है, इसके लिए भी समान है, इसके लिए भी समान है। तो इसे मैं क्या मानता हूं, I ही मानता हूं। और जो समय है वो कितना है आपका, T है। तो यदि मैं पहले इलेक्ट्रोड के लिए फैराडे के प्रथम नियम लगाऊं तो क्या हो जाएगा, W1 इज इक्वल टू Z1 इंटू I इंटू T। अब यदि मैं सेकंड के लिए लगाऊं तो क्या हो जाएगा, W2 बराबर Z2 इंटू I इंटू क्या हो जाएगा आपका T।
क्यों? क्योंकि आई भी सेम है, एक समान विद्युत धारा एक समान समय तक। यदि मैं तीसरे के लिए लगाऊ तो क्या हो जाएगा, W3 इज इक्वल टू Z3 इंटू IT हो जाएगा। इसके लिए भी फैराडे का प्रथम नियम, इसके लिए भी और इसके लिए भी। अब यदि मैं क्या करूं, इस W1 का भाग इस W2 में दूं, W1 का भाग यदि किस में दूं, W2 में दूं, तो देखो W1 की वैल्यू कितनी है, Z1 IT है, और W2 की वैल्यू कितनी है, Z2 IT है। IT से IT कैंसल, तो जो आपका W1 अपॉन W2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, Z1 अपॉन Z2 के बराबर हो जाएगा। हाँ, उसी प्रकार से मैं क्या करूं, W2 अपॉन W3 करूं, W2 अपॉन W3 करूं, तो ये Z1 क्या हो जाएगा, Z2, और जो Z2 है वो कितना हो जाएगा, Z3। लेकिन IT का मान तो अभी भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, तो IT से IT कैंसल, तो हमें क्या निष्कर्ष प्राप्त हो जाएगा, W2 अपॉन W3 इज इक्वल टू Z2 अपॉन Z3। हाँ, तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि यदि हम क्या करें, विभिन्न विद्युत अपघटनी विलयन, इसमें अलग विद्युत अपघट्य बल है, इसमें अलग और इसमें अलग, में से एक समान विद्युत धारा एक ही समय तक क्या करे, प्रवाहित करे। तब जो है आपका प्रत्येक इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा जो है W है, इस पे मुक्त होने पदार्थ की मात्रा, इस पे जो कि अलग अलग W1, W2, W3 अपने अपने रासायनिक तुल्यांक की क्या होती है, अनुपात में होती है। देखो W2 इज इक्वल टू Z2, W3 इज इक्वल टू Z3, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त होने पदार्थ की मात्रा है, इस पर मुक्त होने पदार्थ की मात्रा कितनी है, W2 है, तो और इस पर मुक्त होने पदार्थ की मात्रा कितनी है, W3 है। तो ये किसके अनुपात में, अपने ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक के अनुपात में है कि नहीं। इसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z है, इसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z3 है, तो देखो अपने ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या है, अनुपात में है। प्रत्येक इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा अपने ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक की क्या है, अनुपात में है। और या फिर ऐसे ऐसा भी कह सकते हैं कि देखो IT क्या है आपका, कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं W1 अनुक्रमानुपाती Z1, इसे ऐसे लिख सकते हैं W2 अनुक्रमानुपाती Z2, और इसे ऐसे लिख सकते हैं W3 अनुक्रमानुपाती Z3 लिख सकते हैं, क्योंकि IT क्या है, कांस्टेंट। जब जैसे मैं इसे हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका, IT हो जाएगा। हटाऊंगा IT आ जाएगा, हटाऊंगा IT आ जाएगा, तो मैंने IT को हटा दिया, तो यहाँ पे समानुपातिकता का चिन्ह आ गया, तो W1 अनुक्रमानुपाती Z1, W2 Z2, W3 अनुक्रमानुपाती Z3। मतलब यदि हम एक ही शक्ति की विद्युत धारा या एक ही शक्ति की विद्युत धारा एक समान समय तक विभिन्न विद्युत अपघट्य वाले विलयनों में से प्रवाहित करते हैं, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्राएं अपने अपने विद्युत रासायनिक तुल्यांक की क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती। या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, जब एक ही शक्ति की विद्युत धारा विभिन्न विद्युत अपघट्य वाले विलयनों में से प्रवाहित की जाती है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने पदार्थ की मात्राएं अपने अपने विद्युत रासायनिक तुल्यांक की क्या होती है, अनुपात में होती है। तो दो रूप है, या तो समानुपातिकता बोल सकते हो, या अपने अपने विद्युत रासायनिक तुल्यांक के अनुपात में होती है, ऐसा बोल सकते हो। तो देखो यही क्या है आपका फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या है, W अनुक्रमानुपाती क्या है आपका, Q है। आवेश किसका अनुपाती होता है, मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्राओं के समानुपाती होता है। और इसमें जो आपका मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है वो किसके समानुपाती होती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के, या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के अनुपात की क्या होती है, बराबर होती है। फैराडे के नियम के उपयोग। फैराडे का पहला नियम क्या कहता है आपका कि W इज इक्वल टू क्या होता है, Z इंटू IT होता है। W इज इक्वल टू Z इंटू IT। अब यदि मुझे I का मान दिया हो, T का मान दिया हो, Z का मान दिया हो, तो मैं W का मान ज्ञात कर सकता हूँ। अर्थात फैराडे के नियम का पहला उपयोग क्या है कि इसकी सहायता से मैं इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा ज्ञात कर सकता हूँ। हाँ, अब यदि मुझे W का मान दिया है, I का मान दिया है, T का मान दिया है, तो मैं किसका मान ज्ञात कर सकता हूँ, Z का मान ज्ञात कर सकता हूँ। कैसे, W अपॉन IT से कर सकता हूँ। IT आ जाएगा नीचे, और किसका मान ज्ञात कर सकता हूँ, Z का। अर्थात मैं इसकी सहायता से विद्युत रासायनिक तुल्यांक की भी क्या कर सकता हूँ, गणना कर सकता हूँ। और एक प्रकार से मुझे Z का मान दिया हो, W का मान दिया हो और I का मान दिया हो, तो मैं T का मान भी ज्ञात कर सकता हूँ। मतलब इसका तीसरा उपयोग क्या हो गया कि हम समय की भी गणना कर सकते हैं। और चौथा उपयोग क्या हो सकता है कि यदि हमें T भी दिया हो, Z भी दिया हो, W भी दिया हो, तो हम किसकी गणना कर सकते हैं, I की अतः विद्युत धारा।
मतलब इसकी सहायता से मैं इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने पदार्थ की मात्रा ज्ञात कर सकता हूँ, विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात कर सकता हूँ, समय ज्ञात कर सकता हूँ, विद्युत धारा ज्ञात कर सकता हूँ।